दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नितिन गडकरी अक्सर जो बात कहते हैं, वो जिस सरकार का हिस्सा है, वो सरकार उनकी बातों के ठीक उलट काम क्यों करती है। आज भी उन्होंने ऐसा ऐसा ही कुछ कहा है। आज वो नागपुर में थे और नागपुर का उनका एक बयान काफी चर्चा में आ रहा है। जब उन्होंने साफ-साफ नागपुर में कहा कि सरकार के खिलाफ केस दर्ज करने वाले लोग लोकतंत्र में होने बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि सिस्टम को अनुशासन में रखना है तो अदालतों का सहारा लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा लिया जाना जरूरी हो जाता है। या और सरकारों को काबू में रखने के लिए, सरकारों को पटरी पर रखने के लिए अदालतों से जो आदेश आता है, वो कई बार जनहित में बड़े बड़े फैसले करवाता है, जो खास तौर पर ऐसे फैसले जो सरकारें खुद से करना नहीं चाहती। तमाम ऐसी बातें नितिन गडकरी आज कह रहे थे। लेकिन जरा उनकी सरकार के, एनडीए सरकार के कारनामों को यदि देखते चले कि काम बोलता है या कारनामा बोलता है, तो ऐसे मामलों में कारनामे ज्यादा दिखाई देंगे। कितने कारनामे गिने। कन्हैया कुमार का मुकदमा देखिए, फैक्ट चेक वाले मोहम्मद जुबैर का मुकदमा देखिए, यहां जेल भेजने की एक पूरी सीरीज रही है। सवाल उठाने वाले लोगों को जेल भेजने की। एक तरफ नितिन गडकरी कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ अदालत जाने वाले और मुकदमा करने वाले लोग इस देश में या कहीं भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। वहीं सिस्टम का सच दिखाने वाले पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ बिहार में एफआईआर हो जाती है। एसआईआर के नाम पर, वोटर रिवीजन के नाम पर जो खेल चल रहा है, जिस तरह से बिना कोई प्रक्रिया पूरी किए जिस तरह से फॉर्म लिए जा रहे हैं और जिस तरह से दो के बदले एक फॉर्म दिए जा रहे हैं, वो सच्चाई यदि जनता के सामने अजीत अंजुम ने रख दी तो अजीत अंजुम के खिलाफ मुकदमा हो गया। कहां भारत सरकार के मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ मुकदमा करने वाले लोग लोकतंत्र में जरूरी हैं, सिस्टम को अनुशासन में रखने के लिए लोगों के द्वारा अदालतों का सहारा लिया जाना बेहद जरूरी है। लेकिन यहां सिस्टम ही खुद कानून और अदालतों का सहारा लेकर स्वतंत्र आवाज को बंद करने पर यदि आमादा हो, तो क्या नितिन गडकरी की ये बातें नक्कार खाने की तूती की तरह रह जाएगी। यह कोई पहला मौका नहीं है जब नितिन गडकरी की बातें सरकार की लाइन के उलट दिखती है। लेकिन इस सरकार में जैसे एक मंत्री कड़ी निंदा करते हैं, क्या उसी तरह नितिन गडकरी सरकार के उलट बयान देकर के हितैषी कर लेते हैं। पिछले कई सारे इनके बयानों को देखिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सिलेक्शन होता है और जिस ढंग से मुख्यमंत्री बदल भी दिए जाते हैं, पर्ची से सिलेक्शन और पर्ची से बदलाव, उस प्रक्रिया के ऊपर एक दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नितिन गडकरी ने कह दिया था कि विधायक बेचैन होता है कि मंत्री कब बन जाए, कब मंत्री पद चला जाएगा कोई ठीक नहीं है। मंत्री बेचैन होते हैं कब मुख्यमंत्री बन जाए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें लगता है कि पता नहीं कब फरमान आ जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए। ठीक इसी तरह अभी कुछ महीने पहले ही नितिन गडकरी का एक बयान आया था कि मेरे सामने जो करेगा जात की बात, उसको मारूंगा कस कर लात। लेकिन उनके बयान के चंद दिनों के भीतर उन्हीं की सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। अब नितिन गडकरी की बातों के उलट जाकर के सरकारें काम करती है, ये थोड़ा अटपटा जरूर लगता है। और आखिर नितिन गडकरी जब जानते हैं कि सरकार उनकी मर्जी के काम, उनके उनके विचारों के अनुरूप उन्हीं की सरकार नहीं चलती, तो इस तरह के बयान क्यों देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अभी बिहार में वोटर रिवीजन के मामले में पूरे बिहार में अफरा तफरी मची हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की, आज दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर कहा, पन्ने पन्ने पर जो दैनिक भास्कर ने जो छापा, उसे यदि पढ़े आप तो साफ जाहिर हो जाता है कि यहां तो लेन देन का खेल भी चल रहा है, यहां रिश्वतखोरी के आरोप भी लग रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने की बात तो छोड़ दीजिए। और यही सच्चाई अजीत अंजुम दिखा रहे हैं, यही सच्चाई राजीव रंजन सिंह दिखा रहे हैं, तो अजीत अंजुम पर एफआईआर हो जा रही है। सिस्टम को ठीक रखने के लिए अदालतों का सहारा लेना जरूरी है। अदालतों में जब लोग जाते हैं तो जिस पार्टी और जिस विचारधारा से और जिस सिस्टम से नितिन गडकरी आते हैं, उस सिस्टम के द्वारा कौन कौन सा नाम उन्हें दिया जाता है। उस सिस्टम के द्वारा नाम दिया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग, उस सिस्टम के द्वारा नाम दिया जाता है खान मार्केट गैंग। अभी उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या पर लोगों के सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने क्या कहा, जय श्री राम का नारा लगाकर वहां से निकलने की कोशिश की।
क्या जय श्री राम का नारा और इस तरह के धार्मिक नारों को लगा देने से जनता की समस्याएं सुलझ जाएंगी? क्या बिहार में एसआईआर के नाम पर जो हो रहा है उस पर पर्देदारी कर देने से लोगों के वोटिंग राइट सुरक्षित रह जाएंगे और भागीदारी से चलने वाले लोकतंत्र की परिकल्पना सच्चे स्वरूप में सामने आ पाएंगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर मौजूदा दौर में कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई देता है। और कथनी और करनी में अंतर की बात करें तो प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी के बयानों को देखें और प्रधानमंत्री बनने के बाद के नरेंद्र मोदी के बयानों को देखें तो कई बातें साफ हो जाती है। प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे? आधार की अनिवार्यता पर सवाल उठाते थे और उसके बाद लगभग सारी स्कीमों में आधार को अनिवार्य करते हुए चले गए। और जब लोग सभी लोगों के पास आधार हो गया, लगभग सभी लोगों के पास आधार पहुंच गया, तब वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर जो बिहार में खेल चल रहा है, उस खेल में आधार को अनिवार्य नहीं बनाया गया। आधार को उन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में नहीं रखा गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को स्वीकार करे, तब भी अब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन ज्ञानेश कुमार के आयोग ने नहीं निकाला जिससे ये जाहिर हो कि सुप्रीम कोर्ट के की मंशा का सम्मान हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की इच्छा का सम्मान हो रहा है। ये इस देश में सिस्टम की हालत है जहां सुप्रीम कोर्ट जब तक कड़े निर्देश ना दे तब तक कोई आदेश भी मत निकालो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आपने देखा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने सारे आंकड़े जारी करने को कहा। अब वहां पर बैंक के लोग भी पहुंच गए थे कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन करने के लिए तैयार थे। तब दोबारा सुप्रीम कोर्ट को कड़े निर्देश जारी करने पड़े। आयोग तो पहुंचा ही था जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा रहे थे और बेचे जा रहे थे, वहां के लोग भी पहुंच गए थे। सभी जानते हैं कि बैंक में एक क्लिक पर सारे सिस्टम, कंप्यूटराइजेशन के दौर में सब कुछ सामने आ जाता है, तब भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब तय कर दिया गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सारी बातें सबके सामने आ गई कि आखिर हुआ क्या। लेकिन इन सब के बीच जरा परिस्थितियों को देखने और टटोलने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक खेमा ऐसा है जो मौजूदा दौर में मौजूदा सिस्टम के साथ तालमेल बिठाकर चलने में खुद को असहज महसूस करता है। नितिन गडकरी की छवि भी वैसे ही मंत्री की रही है और एक ऐसे दौर में जब 75 साल पूरे करने की दहलीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत दोनों खड़े हैं और वैकल्पिक नेतृत्व की बातें भी चल रही है कि क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया विकल्प आएगा, तो इस परिस्थिति में नितिन गडकरी के डिसेंट वॉइस को भी सुना जाना चाहिए कि आखिर वो कह क्या रहे, वो कहना क्या चाहते हैं। बात अदालतों की होती है, बात डिसेंट वॉइस की होती है, स्वतंत्र आवाज की होती है। लेकिन आज ही देखा गया, उमर अब्दुल्ला ने, कश्मीर के मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया, उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाने के लिए रोका गया। वो खुद दीवार फांद कर पहुंचे और उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ऑटो रिक्शा में बैठ करके पहुंचे। ये हालात बना दिए गए। अब आप सोचेंगे कि कश्मीर के वो मुख्यमंत्री है तो हालात किसने बनाए? तो सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है, कश्मीर अब पहले की तरह राज्य नहीं रहा। कश्मीर अब बिहार, उत्तर प्रदेश जैसा पूर्ण राज्य नहीं है। कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की तरह, पौंडीचेरी की तरह, जहां पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के द्वारा एक उपराज्यपाल के माध्यम से उनको बीच का बॉस बना करके पुलिस प्रशासन की रिपोर्टिंग अथॉरिटी बना करके काम कराया जाता है और एक पार्षद जैसी हैसियत, मुख्य पार्षद या मेयर जैसी हैसियत केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की होती है। अब उमर अब्दुल्ला के समर्थन में आज अगर कोई बात कहे, उमर अब्दुल्ला ने जिस प्रकार से उनके नागरिक अधिकारों, बतौर मुख्यमंत्री या बतौर नागरिक किसे श्रद्धांजलि देने जाना है, किसे नहीं जाना है, उनके अधिकारों की बात करें तो उन अधिकारों पर पर्देदारी किसने की? स्वाभाविक है कि पुलिस ने किसके इशारे पर की? तो एलजी के इशारे पर की, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इशारे पर की होगी, वरना खुद से पुलिस की हैसियत तो नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को रोक सके, भले ही मुख्यमंत्री के अधीन हो या ना हो। लेकिन यह हुआ। अब सवाल है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले में देरी क्यों हो रही है? क्या वहां कोई अदालत ना जाए? और जब अदालत कोई पहुंच जाएगा तो अदालत पहुंचने के बाद कहा जाएगा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं और ये देश का बंटवारा चाहते हैं।
ऐसी बातें कही जाएंगी। सवाल यह है कि मौजूदा दौर में अदालतों के पास संविधान पीठ के नाम पर जितने मामले गए, उतने मामले किसी भी सरकार के दौर में, किसी भी अन्य दौर में नहीं गए। और सबसे ज्यादा सरकार की कारगुजारियों की वजह से संविधान पीठ बनाने की जरूरत पड़ी। दिल्ली के मसले पर 2 बार, आधार की अनिवार्यता के मुद्दे पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर, महाराष्ट्र के गवर्नर के फैसले के मुद्दे पर, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के फैसले के मुद्दे पर कई बार आपने देखा, दर्जनों बार संविधान पीठ बनी। और याद रखिए, इस सरकार के दरमियान एक ऐसा फैसला हुआ, नरेंद्र मोदी के रिजीम के दरमियान एक ऐसा फैसला हुआ कि एक संविधान संशोधन को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। मामला जजों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाले जजों के ऊपर, वो अधिकार जो सरकार अपने हाथ में लेना चाहती थी, एनजेएसी बनाकर नॉन जुडिशियल मेंबर का बहुमत जो बनाना चाहती थी, उसे सिरे से खारिज करते हुए कोलेजियम सिस्टम को ही चलाए रखने के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया, उसके बाद तो सरकार को समझ में आ जाना चाहिए था कि न्यायालय सारी चीजों पर चुपचाप आंख मूंद कर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी यही हुआ। अभी बिहार में एसआईआर और वोटर रिवीजन के नाम पर भी यही हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 28 जुलाई को फिर सुनेंगे और आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को अनिवार्य किया जाए, बावजूद इसके मौजूदा दौर का ज्ञानेश कुमार का आयोग सुनने को तैयार था, लेकिन जो बोले उसके खिलाफ एफआईआर कर। तो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ अदालत जाने वाले लोग होने चाहिए। जरा नितिन गडकरी ये बताएंगे कि मेघा पाटेकर ने जिस प्रकार से नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने और विस्थापितों के मुद्दे पर अदालत जाने का, जन जागरण का, आंदोलन का जो रास्ता अख्तियार किया, उसके बारे में गुजरात भाजपा की तरफ से, वहां के नेताओं की तरफ से कैसे कैसे बोल निकलते थे। जेएम लिंगदोह ने 2002 के चुनाव में निष्पक्ष चुनाव की अपनी कोशिशों को जारी रखने की कोशिश की, तो उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के ज्ञानेश कुमार की भूमिका में नजर आने वाले सीसी को क्या कहते थे कि जेम्स माइकल लिंगदो इटली से तो निर्देश प्राप्त नहीं करते हैं, इस तरह के बयान देते थे। तो क्या ये मौजूदा दौर में सिस्टम के साथ चलने और चलाने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है? क्या अजीत अंजुम पर एफआईआर कर देने से, मोहम्मद जुबैर को जेल भेज देने से, कन्हैया कुमार को जेल भेज देने से और ईडी के द्वारा जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, कई मुख्यमंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, जेल जाना पड़ा, ये हालात जो जांच एजेंसियों के साए में पहरेदारी में चलने वाला लोकतंत्र बनाने की और अधिनायकवादी व्यवस्था को स्थापित करने की जो कोशिशें हैं, क्या उन कोशिशों पर नितिन गडकरी जैसे लोग बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे? सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के विरोध में बात करना, नितिन गडकरी वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो काम चिराग पासवान बिहार में कर रहे हैं। चिराग पासवान ठीक है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आखिर क्यों नीतीश कुमार के गठबंधन में बने हुए हैं? क्यों सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं कर रहे कि उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे? और क्यों नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, जिस सरकार में अदालत में जाने वाले लोगों को, मानवाधिकारों की बात और लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को अक्सर तरह तरह के आरोप और प्रताड़ना को झेलना पड़ता है। एनडीटीवी खड़ा था, सत्ता से सवाल कर रहा था, रवीश कुमार जैसे पत्रकार उसका हिस्सा हुआ करते थे, और एनडीटीवी किसके हाथ चला गया? सबको पता है कि सिस्टम के द्वारा किस तरह के मुकदमे किए गए, किस तरह की जांचें बिठाई गई और किस तरह से एनडीटीवी की ऑनरशिप को, उसके मालिकाना हक को एक पत्रकार के हाथ से निकालकर किस तरह से सत्ता के करीबी एक सेठ के हाथ में ट्रांसफर करा दिया गया। शांतिपूर्वक एनडीटीवी का मालिकाना हक ट्रांसफर करा दिया गया। और पूरी तरह से जो हालात बने हुए, उन हालात में मुझे तो आज एफआईआर की कॉपी देख करके आश्चर्य हुआ जो अजीत अंजुम पर एफआईआर हुई। अजीत अंजुम पर एफआईआर में अजीत अंजुम को लिखा गया यूट्यूबर। पत्रकार लिखने में भी हाथ कांप रहे थे प्रशासन के, जो अजीत अंजुम को यूट्यूबर लिखा गया। तो क्या टेलीविजन वाले जो लोग पत्रकार हैं उनको टेलीविजनर लिखा जाएगा, और जो अखबार वाले हैं उन्हें अखबार नवीस लिखा जाएगा? पत्रकार शब्द का इस्तेमाल करने में, वो टाइप करने में हाथ क्यों कांप रहे थे उस सिस्टम के, जिस सिस्टम ने अजीत अंजुम पर एफआईआर किया? पत्रकारिता के का स्वरूप कोई भी हो सकता है, वो टेलीविजन भी हो सकता है, वो डिजिटल यानी यूट्यूब भी हो सकता है, और वो अखबार यानी प्रिंट भी हो सकता है।
तो प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कई स्वरूपों में जब पत्रकारिता चल रही है, तो यूट्यूबर शब्द का इस्तेमाल जब सिस्टम के द्वारा एफआईआर में किया जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा दौर में सिस्टम कितना डरा हुआ है। और ये डरा हुआ सिस्टम जो संस्थानों को भी डरा कर रखता है, वो आम लोगों के मन में भी डर बिठाने के लिए पत्रकारों पर और स्वतंत्र आवाज उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई करता है। एक भी कार्रवाई नहीं हुई है जब चंपारण के इलाके में महात्मा गांधी के परपोते के साथ एक मुखिया ने बदसलूकी की। ये आज के दौर का अमृतकाल है, ये आज के दौर का सिस्टम है। और अजीत अंजुम पर तो एफआईआर वहां हुई है जहां से राष्ट्रकवि दिनकर आते हैं। दिनकर की वो लाइनें भला कौन भूल सकता है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो सिस्टम के सच को उजागर करने वाला बागी मौजूदा दौर में सिस्टम के द्वारा प्रताड़ित हो, तो उस प्रताड़ना की स्थिति में यदि सरकार के मंत्री ये कहें कि आधा सरकार के खिलाफ अदालत जाने वाले लोग होने चाहिए, सिस्टम को अनुशासन में रखने के लिए अदालतों का सहारा लेना जरूरी है, कई बार सरकारें सही काम नहीं कर पाती, तो ये उपदेश नितिन गडकरी आखिर दे किसके लिए रहे हैं? ये सवाल मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि आखिर इस उपदेश का मतलब क्या बनता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।